नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स विद निशा इस चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने जाते हैं बहुप्रतीक्षित और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उस चैप्टर को, जिस चैप्टर को कोई भी इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी छोड़ ही नहीं सकता अगर वह उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांतों को पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं मांग की लोच को। लेकिन मांग की लोच समझाने से पहले एक बार याद कर लेते हैं कि क्या होती है मांग। मांग होती है एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर मांगी गई मात्रा। अगर ये मांग है तो चलिए समझते हैं लोच क्या होती है। लोच होती है घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति। और जब हम लोच की गणना करते हैं बच्चों, तो यह दो चीजों पर आधारित होती है। पहली चीज होती है इसमें वस्तु की प्रकृति, वस्तु का स्वभाव, और दूसरी चीज होती है प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, स्वभाव और प्रभाव दोनों चीजें अलग हैं। जैसे किसी व्यक्ति का अगर स्वभाव गर्म है और आप उससे नाराजगी से बात करेंगे तो वो और भी अधिक नाराज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो वस्तुएं होती हैं वो हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। कोई टिकाऊ होता है, कोई गैर टिकाऊ होता है, कोई अनिवार्य की श्रेणी में आता है तो कोई आरामदायक। तो इस तरह विभिन्न वस्तुओं का स्वभाव होता है और उन पर अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो जब हम लोच की गणना करते हैं तो वस्तु के स्वभाव और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को ही देखते हैं। तो अगर हम मांग के लोच की गणना कर रहे हैं तो आप समझ गए ना कि हम क्या देखेंगे, वस्तु की प्रकृति या वस्तु में क्या परिवर्तन आया, और दूसरा हम ये देखेंगे कि किस वजह से ये परिवर्तन आया, अर्थात प्रभाव किस चीज का पड़ा। तो ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, अगर आप लोच पढ़ रहे हैं तो वस्तु का स्वभाव और वस्तु के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, इन दोनों को आपको ध्यान देना होगा। अब इसके अक्सर जोड़कर एक 3 नंबर का प्रश्न भी आता है कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि मांग की लोच किस तरह का कथन है। या कभी ये भी पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है और मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन। तो चलिए इसके भी उत्तर को देख लेते हैं। क्योंकि मांग का जो नियम होता है वो हमें बताता है कि अगर वस्तु की कीमत अधिक है तो मांग कम होगी, और अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग अधिक होगी। तो बच्चों यहाँ पर उसने क्या बताया? यहाँ पर उसने बताया सिर्फ परिवर्तन की दिशा को। कैसे कि एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा। उसने तो दिशा बताई, उसने तो ये बताया ही नहीं कि कितना कम होगा। तो वो किस तरह का कथन हुआ? गुणात्मक, जो सिर्फ गुण को बता रहा है कि एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं मांग की लोच की व्याख्या करूं तो मांग की लोच हमें बताती है कि अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो मांग में आनुपातिक दृष्टि से कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो देखा आपने, मांग की लोच हमें बकायदा वो मात्रा परिवर्तन कितना होगा उसका प्रतिशत बताता है। तो ये किस तरह का कथन हुआ? परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसको आप गिन सकते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है और मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन। तो जब आप इस 3 नंबर के प्रश्न को समझ गए हैं तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि मांग की लोच कितनी तरह की होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मांग की कीमत लोच के 5 प्रकार होते हैं और यही 5 श्रेणियां मांग की आय लोच की भी होते हैं। तो अक्सर जब प्रश्न आता है कि मांग की लोच के कितने प्रकार होते हैं तो बच्चे 5 लिख देते हैं, लेकिन आपको ध्यान से लिखना है कि मांग की लोच के तो मात्र 3 ही प्रकार होते हैं। एक
कीमत में परिवर्तन के कारण कीमत लोच। दूसरी, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण आय लोच। और तीसरी, स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण आड़ी लोच। तो मांग की लोच मुख्यतः 3 तरह की होती है, लेकिन कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, आय लोच की 5 श्रेणियां होती हैं और आड़ी लोच की 5 श्रेणियां नहीं होती। वो सिर्फ स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के आधार पर, उनकी कीमतों के आधार पर बता दी जाती है। तो ये कंफ्यूजन अपने माइंड से बिल्कुल दूर कर दीजिएगा। मांग की लोच के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और हाँ, उन 3 प्रकारों में मांग की आय लोच और मांग की कीमत लोच की 5-5 श्रेणियां होती हैं। तो पहले शुरू करें मांग की कीमत लोच। किसे कहते हैं मांग की कीमत लोच? तो मैं यहाँ पर आपको प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्होंने इस मांग के लोच की वैज्ञानिक व्याख्या की थी, उनके कथन से परिचित कराना चाहूंगी। वो थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि मांग की लोच का बाजार में कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग में सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन होता है। कितनी सरल और सीधे ढंग से मार्शल ने ये बता दिया कि अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अनुपात में कितनी मात्रा में मांग में परिवर्तन होगा, ये हम मांग की कीमत लोच से ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, जैसा आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट किया है कि मांग की लोच किस तरीके से निकाली जाती है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात मैं सिर्फ कीमत लोच की कर रही हूँ। चित्र में देखिए कि जब वस्तु की कीमत OC से घटकर OF हो गई, मतलब C से F के बीच में कीमत में परिवर्तन हुआ, तो वस्तु की क्वांटिटी अर्थात मात्रा OA से बढ़कर OB हो गई, जिसको मैंने डेल्टा Q से डिनोट किया है। तो डेल्टा का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो इस तरह कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में स्वतः ही परिवर्तन हो गया और वह बढ़ गई। कीमत के आगे मैंने ऋणात्मक चिन्ह और मात्रा के आगे धनात्मक चिन्ह इसीलिए लगाया है कि आप समझ सकें कि कीमत गिरी है और मांग बढ़ी है। यहाँ पर मैंने उसे एक सूत्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश की है कि मांग की लोच ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होती है मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में हुआ अनुपातिक परिवर्तन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को मैंने डेल्टा Q बाई Q और बटे में डेल्टा P बाई P के रूप में दर्शाया है। अब चलिए समझते हैं इस एक एक चीज को कि डेल्टा Q क्या है। डेल्टा Q है मांग में परिवर्तन और Q है आरंभिक मांग। डेल्टा P है कीमत में परिवर्तन और P है आरंभिक कीमत। अब जो एक बहुत ही कठिन लगता है बच्चों को कि आखिर इस डेल्टा Q और डेल्टा P को हम कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा Q को निकालने का बहुत ही सीधा सूत्र है बच्चों, Q2 में से Q1 को घटा देना। अब Q2 क्या है? वो है नई मात्रा और Q1 क्या है? वो है पुरानी मात्रा। उसी तरह डेल्टा P निकालने के लिए आप P2 में से P1 को घटा देंगे। P2 क्या है? नई कीमत और P1 क्या है? पुरानी कीमत। तो इन दोनों को घटाकर जो भी आपको मिलेगा वो एक तरफ डेल्टा P होगा और दूसरी तरफ होगा डेल्टा Q। अब इस सूत्र को अगर हम पक्षांतरित करें तो ED बराबर डेल्टा Q बटे Q और उसके बटे में डेल्टा P बटे P है।
अगर मैं पक्षांतरण विधि का उपयोग करूं तो एक तरफ का अंश और हर बिल्कुल एक जैसा रहेगा और वो दूसरी तरफ पक्षांतरित होने पर अंश और हर में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए मैंने P बटे डेल्टा P लिखा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेल्टा Q बटे डेल्टा P गुणा P बटे Q। मैंने ऐसा इसलिए किया कि डेल्टा वाले सभी मानों को अलग करते हुए P और Q को बटे में कर दिया। जब आप इसे हल करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वह मांग की कीमत लोच होगी। और बच्चों, इसी के साथ मैं जब इसकी श्रेणियां बताऊंगी तो आपको हर एक प्रश्न भी हल कराती चलूंगी, ताकि आपको कीमत लोच के संख्यात्मक प्रश्न, उसका चित्र, उसकी तालिका सब कुछ एक साथ स्पष्ट हो जाए। अब चूंकि जब हम मांग की लोच को समझ चुके हैं, उसके सूत्र को भी लिख चुके हैं, तो अब हम जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे मांग की कीमत लोच का गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है, इसीलिए लोग कभी कभी ऋण के चिन्ह पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है और हर इकोनॉमिक्स जानने वाला इस बात को जानता है। दूसरा कि मांग की कीमत लोच का गुणांक एक शुद्ध संख्या होता है। इसे कभी भी रुपए या किलोग्राम भार जैसे में व्यक्त नहीं किया जाता। बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम, क्लर्क ग्रेड जैसे एग्जाम में ये बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मांग की लोच को रुपए में व्यक्त कर सकते हैं या भार में व्यक्त कर सकते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अब हम आइए समझते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को। ध्यान रखिएगा, ये मांग के प्रकार नहीं है, ये मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं। अब श्रेणी अर्थात डिग्री का अर्थ क्या होता है, इसे समझिए बच्चों। डिग्री का अर्थ होता है पोजीशन, स्थिति। अगर कीमत बढ़े तो मांग की स्थिति क्या होगी, अगर कीमत घटे तो मांग की स्थिति क्या होगी, अगर कीमत सिर्फ 10% बढ़े तो मांग की स्थिति क्या होगी। यही जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने बनाई मांग की कीमत लोच की डिग्रियां, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं मांग के लोच की श्रेणियां। तो अब मेरे बच्चे समझ गए ना, मांग की लोच के होते हैं 3 प्रकार, कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। और जबकि मांग की कीमत लोच की होती हैं 5 श्रेणियां। अब एक एक करके उस श्रेणी को हम पढ़ते हैं। यहाँ मैंने चित्र में आपको एक साथ भी दे दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला होता है सापेक्षता लोचदार मांग, जो अक्सर इकाई से अधिक होता है। दूसरा होता है सापेक्षता बेलोचदार मांग, जो इकाई से अक्सर कम होता है। तीसरा होता है इकाई लोचदार मांग, जो इकाई के बराबर होता है। चौथा है पूर्ण बेलोचदार मांग, जिसमें इकाई 0 के बराबर होती है या लोच 0 के बराबर होती है। पूर्ण लोचदार मांग, जिसमें लोच अनंत होती है। तो यहाँ मैंने ये बताया है। अब एक एक संख्यात्मक प्रश्न से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है सापेक्षता लोचदार मांग। बच्चों याद रखिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में अधिक परिवर्तन हो जाए, तब ऐसी वस्तु की मांग सापेक्षता लोचदार या अधिक लोचदार कहलाती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ कीमत में जो भी परिवर्तन हुआ है उससे कहीं ज़्यादा वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है डेल्टा Q बटे Q ज़्यादा होता है डेल्टा P बटे P से। अर्थात मांग का अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा और कीमत का अनुपातिक परिवर्तन कम।
और यहाँ मैंने इसे एक संख्यात्मक प्रश्न से भी हल करने की कोशिश की है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत पहले 5 है, फिर 4 है, इसीलिए मैंने 5 के आगे लिखा है P1, ये पहले वाली कीमत है। और फिर वस्तु की कीमत जब 4 रुपये हो गई तो मैंने उसके आगे लिखा है P2। ठीक उसी तरह वस्तु की मांग को भी देखिए। जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो उसकी मांग 10 के बराबर थी, तो ये हो गई पहले वाली मांग, इसीलिए मैंने लिखा है Q1। और जब उसकी कीमत घट गई, 1 रुपये घट के 4 रुपये हुई, तो उसकी मांग बढ़कर 15 हो गई, इसीलिए इस नई मांग के लिए मैंने लिखा है Q2। अब इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे डेल्टा P को, जिसमें P2 में से माइनस कर दूंगी, घटा दूंगी मैं P1 को। 4 में से मैंने 5 को घटाया, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो संख्या बड़ी है उसका जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है, इसलिए घटाकर मेरा उत्तर आया -1। ठीक वैसे ही डेल्टा Q मांग के परिवर्तन को मैंने निकाला Q2 माइनस Q1। पहले Q2 मैंने लिखा है जो नई मात्रा है 15 में से जब मैंने 10 को घटाया तो मुझे मिला 5, और ये है धनात्मक। अब मैं निकालूंगी लोच, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, और मैंने यहाँ पर रख दिया डेल्टा Q बटे Q1, जो कि मैं पहले ही सूत्र में दे चुकी हूँ, और डेल्टा P बटे P1, मतलब 5 बटे 10 और उसके भाग में -1 बटे 5। अब आप समझ गए होंगे कि 5 क्या है, 10 क्या है, -1 कहाँ से आया और 5 कहाँ से आया। तो यहाँ हमने पक्षांतर विधि का उपयोग किया, तो 5 बटे 10 गुणा हो गया 5 बटे 1, और जब इसे हल करेंगे तो काटने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा -2.5, और इसे मैंने यहाँ पर काट कर भी आपको बता दिया है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि मांग की कीमत लोच कितनी है, तो आप बताएंगे -2.5, जो कि इकाई से मतलब 1 से अधिक है। इसी तरह बच्चों, मैंने इसी चीज को चित्र में भी आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप OY/OX अक्ष देख सकते हैं, किस तरह वस्तु की कीमत 5 से 4 हो गई, मतलब पहले P1 5 था, फिर P2 के रूप में 4 हो गया, तो कैसे उसकी मात्रा Q1 10 से बढ़कर 15 हो गई। मैंने इस चित्र के माध्यम से बिल्कुल ही लिखकर आपको स्पष्ट कर दिया है, ताकि आप संख्यात्मक प्रश्न और चित्र दोनों को मिला सकें। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, चित्र के बाद आपको इसका स्पष्टीकरण देना होता है, वो भी मैंने 2 लाइन में यहाँ बता दिया है। चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत में मात्र 1 रुपये का परिवर्तन होने पर वस्तु की मात्रा में 5 इकाई का परिवर्तन हो जा रहा है, अर्थात कीमत में कम और वस्तु की मात्रा में अधिक परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार यह जो मांग लोच है वो सापेक्षता लोचदार मांग है, या जिसको हम अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। अब चलिए इसी मांग की अगली श्रेणी की ओर चलते हैं, जो है बेलोचदार मांग। अब यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बेलोचदार मांग किसे कहा जाता है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में कम परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, कीमत में अधिक परिवर्तन होगा और मांग में कम परिवर्तन होगा, तब ऐसी वस्तु की मांग की लोच को बेलोचदार मांग कहा जाता है। इसमें कीमत में अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा होता है और मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है। और मैंने इसे पुनः मांग की लोच को एक संख्यात्मक प्रश्न से हल किया है। यहाँ देखिए, पहले वस्तु की कीमत 10 रुपये है, फिर घटकर वस्तु की कीमत हो गई 2 रुपये,
मतलब 8 रुपए का अंतर आ गया बच्चों। जबकि वस्तु की मांग पहले 4 थी, वो इतनी कीमत घटने पर भी सिर्फ 1 इकाई बढ़ी और वो हो गई 5। तो चलिए एक बार फिर से निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा पी, जिसमें P2 माइनस P1 होगा। मैंने लिख दिया है 2 ऋण 10, कितना आ गया बच्चों, ऋण 8। डेल्टा क्यू, Q2 माइनस Q1, यहाँ 5 में से 4 को घटाए, कितना आ गया बच्चों, 1। इस तरह अब पुनः हम निकालेंगे मांग की लोच को, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। डेल्टा क्यू बटे Q1 और उसे भाग दिया हमने डेल्टा P बटे P1 से, 1/4 और उसके भाग में ऋण 8/10। पुनः पक्षांतरण विधि, और किस तरीके से कटा मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है आपको। जब इसे मैंने काटा तो कितना आया, 0.31। तो ये 1 से क्या है बच्चों, कम। तो हो गया ना कि जो बेलोचदार मांग होती है उसकी लोच इकाई से कम होती है। और इसे ही मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको दर्शा दिया है कि पहले वस्तु की कीमत 10 रुपए थी, जो घटकर 2 रुपए हो गई, और वस्तु की मात्रा जो पहले 5 थी, OQ2 5, देखिए मैंने चित्र में भी हर चीज को स्पष्टता लिखा है। वह वस्तु की जो पहले मात्रा 4 थी, OQ1 4, वो बढ़कर हो गई OQ2 5। तो मैंने तीर से लिखकर हर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि आप चित्र को स्पष्टतः समझ जाएं। और फिर बच्चों इस चित्र के बाद आपको 2 लाइन में लिखना है कि चित्र से स्पष्ट है कि कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन, 8 रुपए का परिवर्तन हो जाने के बाद भी उसकी मात्रा में मात्र 1 इकाई की बढ़ोतरी हुई। अतः वस्तु कैसी हुई, बेलोचदार हो गई। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं इकाई लोचदार मांग को। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। मतलब जितना कीमत में परिवर्तन होगा, वो 10% हो, 20% हो, कुछ भी हो, ठीक वैसे उतना ही वस्तु की मात्रा या मांग में परिवर्तन होगा और इसकी लोच होती है इकाई के बराबर। मैंने पुनः यहाँ पे आपको सूत्र दे दिया है, डेल्टा P बटे P बराबर होता है डेल्टा Q बटे Q के। चलिए इसे भी एक संख्यात्मक प्रश्न से हल करते हैं। यहाँ पर वस्तु की कीमत जब 10 थी, P1 प्रारंभिक कीमत जब 10 थी तो वस्तु की मांग 100 थी। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 15 रुपए हो गई तो वस्तु की मांग घटकर 50 रुपए हो गई। यहाँ भी मैंने P1 और P2 लिख दिया है। आपको मालूम है ना, P1 क्या है, प्रारंभिक कीमत, और P2 क्या है, वर्तमान की कीमत। उसी तरह Q1 क्या है, प्रारंभिक मांग, और Q2 क्या है, वर्तमान की मांग। तो एक बार फिर से इसे निकालते हैं। डेल्टा P P2 माइनस P1 करने पे हमें मिला 5, और डेल्टा Q Q2 माइनस Q1 करने पे हमें मिला 50 ऋण 100 बराबर हो गया ऋण 50 के। एक बार पुनः इसे लोच के सूत्र पर रखेंगे, डेल्टा Q बटे Q और डेल्टा P बटे P1। और जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पुनः हम तिर्यक गुणा करेंगे और इस प्रकार इसे काटने पे हमें मिला ऋण 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मांग की लोच किसके बराबर हुई बच्चों, इकाई के बराबर। और इसे मैंने दिखाया है एक चित्र से भी। यहाँ पर P2 जो 15 है और P1 जो 10 है, यहाँ पे मैंने डेल्टा P को धनात्मक दिखाया है, अर्थात कि कीमत बढ़ गई। और यहाँ पर मैंने मांग को ऋणात्मक, डेल्टा Q को ऋणात्मक दिखाया है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग घट गई। और यहाँ संख्याओं के साथ लिखकर मैंने बता दिया है कि जितना परिवर्तन कीमत में हुआ, ठीक उतना ही परिवर्तन Q1 से Q2 मांग का कम हो जाना, उतना ही परिवर्तन मांग में भी हुआ। इसलिए यहाँ पर मांग की लोच हुई इकाई के बराबर।
उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब हम आगे देखते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग को। जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी मांग को पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। एक बार पुनः यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी भी तरह का कीमत में परिवर्तन तो बहुत हुआ लेकिन मांग में परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मांग का अनुपातिक परिवर्तन हो जाएगा शून्य। इसीलिए मैंने इसे सूत्र में भी लिखा है डेल्टा क्यू बटे क्यू बराबर शून्य हो जाएगा, मतलब इसका मान ही होगा शून्य। अब इसे एक संख्यात्मक उदाहरण से समझ लीजिए। वस्तु की कीमत जब 10 रुपये थी तो वस्तु की मांग थी 100। जब वस्तु की कीमत बढ़कर, देखिए बच्चों, 9 रुपये बढ़ी है, 19 रुपये हो जाने पर भी वस्तु की मांग क्या है? 100। कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं ना, वो कितना हो गया? शून्य। चलिए अब इसे हल करते हैं। डेल्टा क्यू बराबर Q2 माइनस Q1, 100 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? शून्य। उसी तरह डेल्टा क्यू बटे Q1 बराबर हम अब क्या लिखेंगे? कितना है? शून्य। अब मांग की लोच का सूत्र लिखेंगे, मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, और पुनः एक बार इसे हल करेंगे। डेल्टा क्यू बटे Q1 शून्य है तो डेल्टा P बटे P1 लिखने का कुछ अर्थ है क्या बच्चों? जब भी शून्य में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो आप सभी जानते हैं वो क्या हो जाता है? शून्य। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेल्टा P को ज्ञात भी नहीं किया क्योंकि भाग देने पर क्या आता? शून्य। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे डेल्टा P को ज्ञात कर सकते हैं और आप जानते हैं कि डेल्टा P कितना आएगा? 9/10, और जो अंत में आपको भाग देकर क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कितना होता है? शून्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित्र में शून्य लोच की दशा में जो मांग वक्र होता है वो OY के समानांतर होता है। यही है वो लाइन जो आपसे कई कंपटीशन एग्जाम में पूछ देगा कि शून्य लोच की दशा में मांग वक्र कैसा होता है। तो आपको बताना होगा कि शून्य लोच की दशा में मांग वक्र होता है OY के समानांतर। जी हाँ बच्चों, और ये भी पूछेगा कि किस तरह की वस्तुओं का जो लोच होता है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो बच्चों, कुछ ऐसी अनिवार्य वस्तुएं हैं जिसकी कीमतों में कितनी भी बढ़ोतरी हो जाए लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता। अगर आपका नमक का पैकेट 10 रुपये से बढ़ के 20 रुपये हो जाए तो क्या आप नमक खाना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो आप समझे, नमक जैसी अनिवार्य वस्तुओं का जो मांग की लोच होती है वो पूर्णतः बेलोचदार होती है। चलिए अब आखिरी मांग की लोच को पढ़ते हैं, जो आखिरी श्रेणी है पूर्ण लोचदार मांग। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु की कीमत में बिल्कुल जरा सा परिवर्तन हो या ना के बराबर परिवर्तन हो लेकिन मांग अपने आप बहुत अधिक परिवर्तित हो जाए तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। और यहाँ पर जैसे इससे पहले बेलोचदार में हुआ था डेल्टा क्यू बटे क्यू शून्य, ठीक वैसे ही यहाँ पर डेल्टा P बटे P हो जाता है शून्य। मतलब कीमत में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, शायद 10 पैसे 5 पैसे या हुआ ही नहीं, इस तरह का कुछ भी परिवर्तन हो लेकिन मांग अपने आप अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बच्चों पूर्णतया लोचदार मांग। अब चलिए इसे संख्यात्मक प्रश्न से आपको बता दूं। वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी, बाद में भी 10 ही रुपये थी, लेकिन मांग को जरा देख लीजिए। जब वस्तु की कीमत पहले 10 रुपये थी तो मांग थी 100, और जब वस्तु की कीमत बाद में भी 10 ही रुपये रही तो मांग बढ़कर हो गई 120। आपने देखा। अब इसमें अगर मैं डेल्टा P निकालूं तो P2 माइनस P1, 10 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? शून्य। तो डेल्टा P बटे P1 0/10, इसका मान क्या हो गया? शून्य। तो क्या आपको लगता है कि डेल्टा Q निकालने की ज़रूरत है?
अगर आपको लगता है तो जरूर निकालिएगा। लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि शून्य से भाग देने पर जब किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है तो जो उत्तर आएगा वो क्या होता है? अनंत। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत का अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा क्यू बटे Q1 और उसे भाग दिया है डेल्टा P बटे P1 से। और यहाँ पे डेल्टा Q बटे Q1 जो कि है 20/100 वो बराबर हो गया है, उसको भाग शून्य से देने पर वो कितना आएगा बच्चों? अनंत। तो मांग की लोच कैसी हुई? अनंत। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ कि किस तरह की वस्तुओं की मांग की लोच हो जाती है? अनंत। तो जरा सोचिए और सोचकर कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा। अगर आप ना ढूंढ पाए तो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पब्लिक कमेंट के जरिए आपको उसे बताऊंगी। लेकिन अब फिलहाल आपको ये सोचना है। एक बार पुनः मैंने मांग की कीमत लोच की सभी श्रेणियों का एक तुलनात्मक प्रदर्शन आपको दिया है ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर लें। तो बच्चों इसे पढ़िए, समझिए, कहीं भी कोई परेशानी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स विद निशा इस चैनल का मकसद ही है इकोनॉमिक्स को सरल करना। चलिए पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।